चैप्टर 166। तुरंत बाद वेदांत ने विकास की तरफ तेजी से कई गोलियां दागी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच विकास को रिमोट कंट्रोल उठाने का मौका ही नहीं मिला और उसे अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी जो सिर्फ उसके सीने जैसे अहम हिस्सों को बचा सकती थी, न कि बाह या कलाई जैसे हिस्सों को। वेदांत की पहले मारी गोली अभी भी उसे तड़पा रही थी और अब उसकी कलाई में फिर से गोली लगी थी। ये गोली उसकी बाह वाली गोली से भी ज्यादा गंभीर थी। बाह की गोली बस उसे दर्द दे रही थी और यहाँ का मसला सुलझाने के बाद गोली निकालकर घाव भरने पर सब ठीक हो जाता, लेकिन कलाई का छेद, ये हाथ शायद अब बेकार हो चुका था। वो पहले ही एक टांग गंवा चुका था और अब एक हाथ। अब उसकी सारी उम्मीदें वेदांत के हाथों पर टिकी थी। शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वेदांत ने अभी उसकी भावनाएं भड़काकर उसे डिस्ट्रैक्ट किया था ताकि उस लड़की को मौका मिले। वेदांत को मारने का उसका मौका हाथ से निकल गया था। अब उसे बस यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना था। विकास खिड़की के पास ही बैठा था। अगर वो खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाए तो भागने का चांस बन सकता था। 11वां फ्लोर काफी ऊंचा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि नीचे करीब 10 मीटर गहरा पानी था। नीचे कूदने से जान को खतरा नहीं होना चाहिए था। कलाई के दर्द को बर्दाश्त करते हुए विकास ने अपनी बंदूक उठाई और वेदांत आभा की दिशा में गोलियों की बौछार कर दी। जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं, तब तक वो खिड़की तक पहुंच चुका था। उसने शीशा तोड़ा और बाहर छलांग लगा दी। आभा और वेदांत खिड़की की तरफ दौड़े। नीचे पानी में जोरदार छपाक हुई और फिर पानी का सतह शांत हो गया। मुझे कवर करो, मैं पहले इस लैपटॉप का प्रोग्राम कोड क्रैक करता हूँ। वेदांत ने लैपटॉप निकाला और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। भले ही पहले उनके बीच अनबन हो चुकी थी, लेकिन अभी दोनों का तालमेल गजब का था। वेदांत ने अपनी सेफ्टी पूरी तरह आभा के भरोसे छोड़ दी और आभा भी आसपास की हर हलचल पर पूरी तरह नजर रख रही थी ताकि कोई घात न लगा सके। आभा को लैपटॉप प्रोग्राम कोड की समझ नहीं थी, लेकिन जहां वेदांत का माउस क्लिक करने वाला था उस शब्द का मतलब वो समझ गई। रुको, प्रशांत और बाकी लोग अभी भी 7वें और 8वें फ्लोर पर हैं। वेदांत ने लैपटॉप स्क्रीन पर चमकती काउंटडाउन टाइमर देखी और लैपटॉप आभा को थमा दिया। मैं नीचे जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। काउंटडाउन खत्म होने से पहले तुम्हें यहाँ क्लिक करना है, समझी? आभा कहना चाहती थी कि वो जाएगी और वेदांत लैपटॉप ऑपरेट करे, लेकिन वेदांत ने पहले ही लैपटॉप उसके हाथों में ठूंस दिया और तेजी से नीचे की तरफ भागा। काउंटडाउन 1 मिनट का था। 11वें फ्लोर से 8वें और 7वें फ्लोर तक जाना, फिर वहां से भागना। आभा को लगा कि अगर वो होती तो शायद वो प्रशांत और बाकियों को लेकर 7वें 8वें फ्लोर से बाहर निकलने से पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने तक का वक्त न पाती। उसे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम शुरू होने पर क्या होगा, लेकिन वेदांत के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। आभा ने स्क्रीन पर घटते नंबर देखे। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो रही थी। वक्त तेजी से 2 अंकों से 1 अंक में आ गया। आभा को नीचे का सीन नहीं पता था। उस पल वो सोच रही थी कि क्या वो इस बटन को न दबाए, लेकिन वेदांत के लिए इस लैपटॉप की अहमियत को देखते हुए उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया और ठीक नंबर 0 होने से पहले बटन दबा दिया। बटन दबते ही लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहे छोटे छोटे लाल बिंदु धीरे धीरे गायब होने लगे। आभा के पास स्क्रीन को और देखने का वक्त नहीं था। उसने लैपटॉप बंद किया और नीचे की तरफ भागी। उसे उनसे मिलना था। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही उसे लगा कि पूरी बिल्डिंग हिल रही है, जैसे भूकंप आ गया हो। नीचे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, शीशे टूटने की आवाज। 5वें फ्लोर का वो राक्षसी ग्लास टैंक जरूर टूट गया था। 9वें फ्लोर पर पहुंचते ही आभा को वेदांत वापस आता दिखा, लेकिन प्रशांत और बाकी लोग नजर नहीं आए। प्रशांत और बाकी लोग कहाँ हैं? वेदांत बोला। वे 9वें फ्लोर की खिड़की से कूद गए। 7वां और 8वां फ्लोर जहरीली गैस से भरे हैं, वहां से जल्दी निकलना मुमकिन नहीं। 5वें फ्लोर का राक्षसी ज़ॉम्बी भी जल्दी ही ऊपर आएगा। तुमने रस्सी लाई है? अगर है तो यहाँ की खिड़की से बाहर निकलो। मैं लाई हूँ, तुम क्या करोगे? आभा ने अपनी कमर से वो रस्सी खोली जिसे उसने चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था। रस्सी रिट्रैक्टेबल थी। इस्तेमाल में ये 20 मीटर तक फैल सकती थी और जब जरूरत न हो तो सिकुड़कर बेल्ट की तरह कमर पर लपेटी जा सकती थी। ये वेदांत ने ही उसे दी थी। मैं उस राक्षसी ज़ॉम्बी को निपटाने जा रहा हूँ। वेदांत ने आभा को खिड़की तक धकेल दिया। आभा रुक गई और बोली, तुम अकेले इसे नहीं संभाल सकते, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वेदांत ने आभा से अब तक के सबसे नरम लहजे में कहा, अच्छी बनो, मैं अकेले कर लूंगा। मुझे लैपटॉप दो, तुम प्रशांत और बाकियों के साथ पहले जाओ। आभा को अपनी पिछली जिंदगी में अपनों से मिले धोखे की वजह से सिक्योरिटी का एहसास कम था, इसलिए जब उसे पता चला कि वेदांत ने उससे कुछ छिपाया था तो उसका सबकॉन्शियस रिएक्शन था कि वो अपना भरोसा वापस ले ले और खुद को प्रोटेक्ट करे। लेकिन चाहे वो पहले विकास के सामने उसकी रक्षा के लिए उसका सबकॉन्शियस मूव था या अभी अकेले राक्षसी ज़ॉम्बी का सामना करने का उसका फैसला, सब कुछ आभा की सेफ्टी के लिए था।
आभा ने अपने दिल के जज्बात दबाए और वेदांत से बोली, मेरी निशानेबाजी और स्किल्स तुमसे कम नहीं है। हम दोनों मिलकर उस राक्षसी ज़ॉम्बी को निपटाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा तुम्हारे अकेले से ज्यादा होगी। आभा की जिद देखकर वेदांत ने लैपटॉप खोली और उसे दिखाई। अब लैपटॉप स्क्रीन पर बिल्डिंग का 3D फ्लोर प्लान नहीं था, बल्कि एक बम डेटोनेशन काउंटडाउन चल रहा था। वो रिमोट कंट्रोल बटन तो हमारे पास है ना? इतना समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। वेदांत ने जितनी तेजी से हो सका रस्सी को आभा की कमर पर बांधा, फिर लोहे का हुक खिड़की के किनारे पर लगाया और 2 बार जोर से खींचकर उसकी मजबूती चेक की। फिर उसने आभा को गहरी नजरों से देखा, उसका चेहरा झन में उतार लिया और उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। लगभग उसी वक्त जब आभा खिड़की से बाहर गिरी, राक्षसी ज़ॉम्बी 9वें फ्लोर पर पहुंच गया। उसके 2 लंबे टेंटकल्स एक साथ वेदांत की तरफ लपके। वेदांत ने खिड़की के किनारे पर टंगे लोहे के हुक को एक नजर देखा। बिना हिले उसने अपने चाकू से ज़ॉम्बी के टेंटकल्स पर वार किया। वेदांत का चाकू स्पेशलाइज्ड मिलिट्री नाइफ था, बेहद तेज। लेकिन ज़ॉम्बी के टेंटकल्स भी मोटे थे। पहला वार एक टेंटकल को काटने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा वार इतना आसान नहीं था। ब्लेड टेंटकल के मांस में धंस गया, जैसे कुछ उसे अंदर खींच रहा हो, न आगे जा पा रहा था न पीछे। वेदांत ने जो आधा टेंटकल काटा था उससे खून का फव्वारा निकल रहा था। ये खून नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसमें सड़ी लाशों जैसी बदबू थी। एक टेंटकल गंवाने के बाद राक्षसी ज़ॉम्बी के गले से एक कर्कश आवाज निकली, पता नहीं गुस्से की थी या दर्द की। इस बार उसने अपने शरीर के सारे टेंटकल्स एक साथ एक्टिवेट किए और वेदांत के पूरे शरीर पर हमला कर दिया। टेंटकल में फंसे चाकू को इग्नोर करते हुए वेदांत जमीन पर कई बार लुढ़का, टेंटकल्स को डॉज करते हुए। जो खून उसने काटे टेंटकल से निकला वो जमीन और खिड़की पर छींटा। जमीन पर पड़ा खून अभी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खिड़की पर लगा खून तेजी से एल्यूमिनियम अलॉय की खिड़की को गलाने लगा। ये देखकर कि खून उस खिड़की पर नहीं लगा जहां आभा का हुक टंगा था, वेदांत ने राहत की सांस ली। चैप्टर 167। वेदांत 9वें फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ भागा और वो राक्षसी ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे। अच्छा हुआ कि वेदांत था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद सीढ़ियों में घुसते ही टेंटकल्स में फंस जाता। वेदांत तेज भाग रहा था और उसका पैटर्न इतना क्लियर था कि टेंटकल्स उसे छू भी नहीं पाए, बस आसपास की हर चीज को चकनाचूर कर रहे थे। वेदांत को पकड़ने में नाकाम रहने से राक्षसी ज़ॉम्बी गुस्से में पागल हो गया। उसने पास की हर चीज पकड़ी और वेदांत की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। वेदांत की पीठ पर एक कुर्सी लगी और उसकी स्पीड एक पल के लिए धीमी पड़ गई। तभी ज़ॉम्बी की लंबी जीभ ने मौका पकड़ा और उसकी कमर को लपेट लिया, उसे पीछे खींचते हुए। वेदांत की आस्तीन से एक माइक्रोडैगर निकला और उसने जीभ पर कई बार वार किए। ज़ॉम्बी ने न सिर्फ पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि दर्द की वजह से जीभ की मांसपेशियां और सख्त हो गईं। वेदांत तो यहाँ आते वक्त ही तैयार था कि शायद वो वापस न जाए। वो अपनी जान दांव पर लगाकर इस जगह को तबाह करने आया था। अब बस आखिरी कदम बाकी था। अगर वो इस ज़ॉम्बी को यहाँ तब तक फंसाए रख पाए जब तक बम न फट जाए। वेदांत ने मन ही मन टाइम का हिसाब लगाना शुरू किया। तभी अचानक कई दिशाओं से गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जो ज़ॉम्बी के शरीर, टेंटकल्स और जीभ पर लगी। इस बार पूरे शरीर पर हमला होने से ज़ॉम्बी ने वेदांत की कमर से पकड़ छोड़ दी। वेदांत जमीन पर लुढ़का, टेंटकल से अपना चाकू खींचा, उछला और ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया। आभा और प्रशांत सब वापस आ गए थे। ये जगह जल्द ही धमाके से उड़ने वाली थी। अगर वो जल्दी फाइट खत्म न कर पाए तो सब यहीं मर जाएंगे। उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो आभा को यहाँ मरने नहीं दे सकता था। वेदांत का वार ज़ॉम्बी का सिर काटने में नाकाम रहा। वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही झटके में सिर कट जाएगा। ये राक्षसी ज़ॉम्बी, जो ड्रग्स से बनाया गया था, उसकी स्किन इतनी सख्त थी कि चाकू से काटना मुश्किल था। उसका टारगेट था उसकी नाक। वेदांत का चाकू ज़ॉम्बी की नाक में धंस गया, जिससे उसकी सूंघने की ताकत अस्थायी रूप से छिन गई। इस मौके का फायदा उठाकर वेदांत आभा और बाकियों की तरफ भागा और भागते हुए चिल्लाया, भागो, बम अब फटने वाला है। ज़ॉम्बी को गोलियां लगी थी और उसकी नाक वेदांत ने लगभग काट दी थी, जिससे उसकी मांसपेशियां और नर्व टिश्यूज डैमेज हो गए थे। अब वो इंसानों को सूंघ नहीं पा रहा था और बिना सिर की मक्खी की तरह इधर उधर भटक रहा था। वेदांत और बाकी लोग उसी रास्ते से वापस लौटे, 9वें फ्लोर की खिड़की से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हुए। आभा एक रस्सी लाई थी और प्रशांत और बाकियों ने दूसरी। प्रशांत ने रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया और सीधे कूद गया। वो आधा ज़ॉम्बी था और पानी में मौजूद तरह तरह के वायरस का उस पर कोई असर नहीं होता था। राकेश और अरविंद ने एक रस्सी का इस्तेमाल किया और आभा और वेदांत ने दूसरी। जब चारों रस्सियों से सरकते हुए 5वें फ्लोर तक पहुंचे, 7वें फ्लोर के ऊपर एक धमाका हुआ। शीशे के टुकड़े और लोहे के टुकड़े बर्फ की तरह ऊपर से बरसने लगे। वेदांत तेजी से आभा के सामने सरका और उसे अपनी बाहों में ढाल लिया। ऊपर धमाका हुआ और जिस खिड़की के किनारे पर लोहे का हुक टंगा था वो भी उड़ गया। सपोर्ट पॉइंट के बिना रस्सी भी गिर गई। अच्छा हुआ कि प्रशांत पहले ही नीचे जा चुका था और उसने बोट तैयार कर रखी थी। 5वां फ्लोर पानी से बस 2 मंजिल ऊपर था।
वे सीधे बोट में कूद गए। हाय। राकेश और अरविंद दोनों अलग अलग हद तक दर्द से करा उठे। उनके शरीर पर 7-8 छोटे बड़े स्थम थे जिनसे खून रिस रहा था। राकेश के चेहरे पर भी एक पतला लंबा कट था। ऊपर से कूदते वक्त वेदांत आभा को पकड़े हुए था। आभा ने वेदांत के शरीर की हालत नहीं देखी थी, लेकिन राकेश और अरविंद की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया कि वेदांत की हालत भी उनसे ज्यादा बेहतर नहीं होगी। आभा वेदांत की बाहों से निकली। मुड़कर देखा तो वेदांत के शरीर पर भी राकेश और बाकियों से कम जख्म नहीं थे। इतना ही नहीं, उसकी कमर पर एक बड़ा जख्म भी था। लग रहा था जैसे गोली का जख्म हो। तुम्हारी कमर पर भी चोट लगी है? वेदांत ने नीचे देखा। उसकी काली शर्ट के बावजूद वहां खून का दाग साफ दिख रहा था। वो आभा की तरफ मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। आभा ने प्रशांत की तरफ मुड़कर कहा, प्रशांत, बोट और तेज चलाओ। राकेश और अरविंद बोट पर कूदने के बाद केबिन में लेट गए। वेदांत अभी भी वहां खड़ा था। अगर उसका चेहरा इतना पीला न होता जो उसकी असल हालत बता रहा था, तो आभा को लगता कि वो लोहे और स्टील से बना है, जिसे न थकान का एहसास होता है न दर्द का। आभा चाहती थी कि वेदांत उसका सहारा लेकर थोड़ा आराम कर ले। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक कहीं से एक झुंड लोग निकल आए और उनका रास्ता रोक लिया। आभा पहले से ही वेदांत की चिंता में थी और चाहती थी कि वो तुरंत पंख उगाकर वापस उड़ जाए, लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ थे कि रास्ते में लूटपाट करने चले आए। रास्ता छोड़ो, आभा ने गहरी आवाज में कहा। सामने वाले लोग न सिर्फ हटे नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें घेर लिया। उनकी बोट के सबसे आगे खड़ा शख्स क्रुकट वाला था, चेहरा साधारण, और लग रहा था कि वो भी ट्रेंड था। वो अपने हाथ में बंदूक लिए खेल रहा था, कॉन्फिडेंट और बेखौफ, और आभा को एक लालची गंदी मुस्कान दी। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं शायद इन तीनों को छोड़ दूं। राकेश और अरविंद केबिन से उठकर खड़े हो गए। वे आभा और वेदांत के पीछे खड़े थे। चारों पीठ से पीठ खड़े हो गए। आभा ने चुपके से वेदांत का हाथ दबाया और बोली, मेरे लिए तुम्हारे साथ जाना नामुमकिन नहीं है। आभा की इतनी आसानी से सहमति सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान छिप नहीं पाई। 2 साल से ज्यादा वक्त से दुनिया के खत्म होने के बाद उसने कई अलग अलग औरतों को आजमाया था। उसने कभी इतनी खूबसूरत और ठंडी लड़की नहीं देखी थी। वो टांगे, वो फिगर सचमुच कमाल लग रहे थे। फ्लावर नेक ने उसे जो औरतें दी थी उनसे कहीं बेहतर। भाइयों, बोट को पास लाओ और अपनी भाभी को ले आओ। दूसरी तरफ के लोग चिल्लाए और उनकी अगुवाई वाली बोट आभा और बाकियों के करीब आई। दीदी। राकेश और अरविंद की आंखों से जैसे आग निकल रही थी, लेकिन वे बिना आभा के ऑर्डर के हिल नहीं सकते थे। लेकिन इन बदमाशों की बातें इतनी गंदी थी कि दोनों उन्हें सबक सिखाने के लिए बेताब थे। कोई बात नहीं, तुम लोग पहले जाओ। दीदी, और तुम? हाँ दीदी, हम सब साथ आए हैं, तुम्हें कैसे छोड़ दें? हम नहीं जा रहे। दूसरी तरफ के पास नंबर का फायदा था और सबके हाथ में बंदूकें थीं। उनमें से 5 थे और 3 जख्मी थे, खासकर वेदांत, जिसके जख्म काफी गंभीर थे और उसे जल्दी वापस जाना जरूरी था। अभी सीधे टक्कर लेना सही नहीं था। ये मेरा ऑर्डर है। आभा ने प्रशांत की तरफ देखा। तुम इन्हें लेकर पहले जाओ। प्रशांत को भी पता था कि सिचुएशन उनके हक में नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं था। वेदांत ने कुछ नहीं कहा था तो उसने सिर हिलाया। वेदांत आभा को अकेले खतरे में नहीं छोड़ेगा। उसकी खामोशी का मतलब था कि उनके पास कोई और प्लान था। उसे बस साथ देना था। भाभी, प्लीज। दूसरी बोट आभा की बोट से टकराई और बोट हिली, लेकिन कोई गिरा नहीं। राकेश की आंखें गुस्से से लाल थी और वो आगे बढ़कर गोली चलाने को तैयार था। उन पर अनगिनत निशाने तने हुए थे। आभा ने सामने वाले लीडर को ठंडी नजरों से देखा और बोली, अगर तुम हमारी निशानेबाजी टेस्ट करना चाहते हो तो हमें खुशी होगी। वो शख्स जोर से 2 बार हंसा और आभा से बोला, तुम्हारी निशानेबाजी अच्छी है या नहीं, ये आज रात पता चल जाएगा। चैप्टर 168 हिंज। सामने वाला आदमी बाहर से तो सभ्य लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरा गंदा। अगर आभा ने राकेश और बाकियों को जल्दबाजी में कुछ करने से न रोका होता तो वे अपनी जान पर खेलकर इस बदजुबान हरामी को सबक सिखा देते। आभा के हाथ में भी बंदूक थी। किसी ने देखा भी नहीं कि उसने बंदूक कैसे निकाली, लेकिन अचानक धाई की आवाज हुई और जिस बोट ने अभी उनकी बोट को टक्कर मारी थी उसमें एक छेद हो गया। छेद ठीक उस शख्स के सामने था जिसने मुंह से तो उसे भाभी कहा, लेकिन नजरों से उसे तुच्छ और गंदी नियत से देख रहा था। सारी बोट्स लकड़ी की थी, ज्यादा मजबूत नहीं। छेद होने की वजह से गंदा पानी बोट में घुसने लगा। वो शख्स घबरा गया और जल्दी से पीछे वाली बोट्स को आगे आने को कहा, फिर उस बोट पर कूद गया जो अभी पास आई थी। आभा का शॉट इतना अचानक और अनएक्सपेक्टेड था। जब तक बाकी लोग रिएक्ट करते, सबने अपनी बंदूकें आभा और उसके ग्रुप पर तान दी। बॉस, ये लड़की आपको सीरियसली नहीं ले रही। वो शख्स जिसके पैर के पास आभा की गोली लगते लगते बची थी, लीड बोट पर कूदकर गुस्से में बोला। लीडर ने अपने आदमी की तरफ एक नजर डाली। वो शख्स तुरंत सिर झुकाकर चुप हो गया।
कमाल का शॉट मैम। इस बार उसने कोई गंदा मजाक नहीं किया, चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे तो क्या तुम्हें खुद मुझे लेने नहीं आना चाहिए था। आभा अपनी बोट के आगे खड़ी थी, उसकी आंखें शांत और साफ थी, सामने के सीन से जरा भी घबराई नहीं। वो उससे भी ज्यादा कूल थी। आभा का ये कूलनेस और डायरेक्टनेस देखकर उस शख्स को थोड़ा अजीब सा लगा। उसे खूबसूरत लड़कियां तो पसंद थी, लेकिन सिर्फ तब जब वे उसके लिए खतरा न हो, जैसे संजीव ने जो औरतें उसे भेजी थी। लेकिन सामने वाली इस लड़की से उसे एक अनदेखा प्रेशर फील हो रहा था। उसने आभा के साथ के 4 लोगों को देखा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा सॉलिड। भले ही वे थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी वो दबंग ऑरा उसे जानी पहचानी सी लगी। वो शख्स जोर से 2 बार हंसा। मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभी जो मैंने कहा वो बस मजाक था, प्लीज दिल पर मत लें। आभा, आभा, वो शख्स हैरानी से चिल्लाया। जाहिर था उसने ये नाम पहले सुना था। हैरानी के बाद उसके चेहरे पर तुरंत चापलूसी वाली मुस्कान आ गई। मिस आभा, मैंने अभी बदतमीजी की, प्लीज मेरी माफी कबूल करें। बॉस, ये औरत। चुप कर। लीडर का चेहरा सख्त हो गया और उसके पास खड़ा शख्स तुरंत चुप होकर पीछे हट गया। सब लोग बंदूकें नीचे करो। मिस आभा के लिए रास्ता बनाओ और उन्हें घर तक एस्कॉर्ट करो। इस अचानक बदलाव ने न सिर्फ राकेश और बाकियों को हैरान किया, बल्कि उस शख्स के आदमियों को भी। इतनी खूबसूरत औरत बॉस के मजे लेने के बाद वे भी तो उसका मजा ले सकते थे। ऐसे कैसे छोड़ दिया? और उनके बॉस ने कब किसी के सामने इतनी इज्जत दिखाई थी? संजीव को भी इतना सम्मान नहीं मिलता था, फिर एक औरत को। भले ही वे कंफ्यूज थे, लेकिन बॉस का ऑर्डर मानना जरूरी था। लकड़ी की बोट्स ने जल्दी से रास्ता खोल दिया। जब दूसरी तरफ वालों ने रास्ता दे दिया तो आभा ने ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं समझी। प्रशांत ने बोट को आगे बढ़ाना जारी रखा। जब वे लीडर के पास से गुजरे, वेदांत ने उस शख्स की तरफ एक नजर डाली। लीडर को अचानक रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। जब वे काफी दूर निकल गए तो वो शख्स जिसे पहले थप्पड़ पड़ा था ने फिर पूछा, बॉस, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? वो लड़की तो संजीव की भेजी किसी भी औरत से कहीं ज्यादा हॉट थी। आपको बिल्कुल टेम्प्ट नहीं हुआ? लीडर ने अपने आदमी की तरफ एक नजर डाली। टेम्प्ट? भला वो टेम्प्ट क्यों न होता, लेकिन अपनी जान की तुलना में एक औरत कुछ भी नहीं थी। तुम्हें पता है संजीव पहले क्या करता था? लीडर ने पूछा। वो तो बस किसी का चमचा था ना। वो जयदीप का खासमखास था। उसका आदमी हैरान रह गया। वो जयदीप, जिसके पास ढेर सारे नाइट क्लब्स थे और जो अंडरवर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड दोनों में कनेक्शंस रखता था। हाँ, वही जयदीप का खासमखास, जो अब पिंप जैसा बन गया था, औरतों के भरोसे जिंदगी चला रहा था। क्या कंट्रास्ट था! लीडर ने आगे कहा। जयदीप ने आभा से पंगा लिया और उसने उसका पूरा बेस रेड करवा दिया। संजीव उस डिजास्टर से भाग निकला और जयदीप के पुराने नाइट क्लब्स की सारी औरतों को अपने अंडर कर लिया, जिससे उसने आज का स्केल बनाया। दुनिया खत्म होने से पहले जयदीप के नाइट क्लब्स ऐसी जगहें थी जहां सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे। उनके जैसे छोटे लोग तो वहां की लड़कियों को छूने का सपना भी नहीं देख सकते थे। एंट्री की तो बात ही छोड़ दो। उसके पास कड़क आदमियों की फौज थी और आम लोग उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। और अभी वाली वो औरत ने उसे ठिकाने लगा दिया था। हैरानी के बावजूद उस शख्स को लग रहा था कि बॉस जरा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। उन्हें सचमुच नहीं छोड़ना चाहिए था। भले ही वो औरत ताकतवर हो, लेकिन अभी सिचुएशन तो हमारे हक में थी। चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, आखिरकार वो एक औरत ही है। अगर वो हमारी बोट पर आ जाती तो हम उसका हथियार छीन लेते, जबरदस्ती कोई ड्रग दे देते और फिर वो लड़ने की ताकत खो देती। फिर वो आपके रहमोकर्म पर नहीं होती। और उसकी बोट पर जो धनी आदमी थे, उन्हें तो और भी आसानी से निपटाया जा सकता था। तुम्हें पता है तुम में और संजीव में क्या फर्क है? नहीं पता। लीडर ने अपनी खोपड़ी की तरफ इशारा किया। वो शख्स अपने गुस्से को दबाकर मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले बस चाय पानी सर्व करता था। अगर आपने मुझे प्रमोट न किया होता तो मैं आज यहाँ न होता। आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो प्लीज आगे भी गाइड करते रहें। लीड चापलूसी सुनने का आदी था। ये सुनकर लीडर का चेहरा काफी नरम पड़ गया। उसे ज्यादा स्मार्ट आदमियों की जरूरत नहीं थी, वफादारी काफी थी। संजीव भले ही चालाक था, लेकिन आखिर में उसने जयदीप को छोड़कर भाग लिया था, है ना? आभा वो औरत है जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। उल्टा तुम्हें उसे खुश करना होगा। क्यों? ये सवाल उसके गले तक आया, लेकिन उसने पूछा नहीं। जो आप कहें बॉस। तो अब हम क्या करें? लीडर बोला, पहले वापस चलो, कुछ गिफ्ट्स तैयार करो और मैं किसी दिन खुद जाकर उससे मिलूंगा। आपको पता है वो कहाँ रहती है? लीडर ने अपने आदमी की तरफ एक नजर डाली। वो शख्स तुरंत समझ गया। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उनके पास तो संजीव था ना। प्रशांत ने बोट तेजी से चलाई और जल्द ही वे पीछे वाले ग्रुप की नजरों से ओझल हो गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि दूसरी तरफ वाले ब्लफ नहीं कर रहे थे और सचमुच उन्हें जाने दे रहे थे, तब राकेश और अरविंद ने राहत की सांस ली।
कमीने साले, अगर दोबारा मिले तो इनकी टांगे तोड़ दूंगा। राकेश पहले आभा को जितना नापसंद करता था अब उतना ही उसकी इज्जत करता था। जिस शख्स को वे अपमान करने की सोच भी नहीं सकते थे, उन बदमाशों ने उसके लिए गंदी बातें की थी। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अरविंद बोला, वे लोग आम गुंडम वाली नहीं लग रहे थे। उनकी बंदूक पकड़ने और स्टांस प्रोफेशनल तो नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग जरूर थी। उनका लीडर दिमाग से तेज था और बातें चिकनी चुपड़ी करता था, बिल्कुल किसी सिस्टम के अंदर वाले इंसान की तरह। अरविंद पवन से भी कम बोलता था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन गजब की थी। वे इस बार सिचुएशन भापने आए थे, इसलिए प्रशांत उसे साथ लाया था। प्रशांत बोला, शायद वे हमारे जैसे ही सिस्टम से हैं। मिलिट्री? प्रशांत ने सिर हिलाया। नहीं। राकेश को अचानक समझ आ गया। मिलिट्री सिस्टम में डायरेक्ट मिलिट्री सैनिकों के अलावा शहर में कुछ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। राकेश गुस्से में बोला, वो कमीना अपनी गंदी जुबान के साथ उन लोकल गुंडों से भी ज्यादा घिनौना था। शायद अपनी यूनिट में भी ऐसा ही परजीवी रहा होगा। चैप्टर 169 इंच। आभा को फुर्सत नहीं थी ये सोचने की कि वो लोग कहाँ से आए थे या उन्हें क्यों छोड़ा गया। उसका बस एक ही मिशन था, जल्दी से वापस पहुंचना। वेदांत की कमर की चोट इंतजार नहीं कर सकती थी। प्रशांत ने नाव तेजी से और स्टेडीली चलाई। राकेश और अरविंद की मदद से वो जल्दी ही कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। कोई मदद चाहिए? प्रशांत ने वेदांत से पूछा। वेदांत, नहीं, ठीक है। प्रशांत जैसे आर्मी बैकग्राउंड वाले लोग समझते थे कि कमर में गोली लगने के बाद इतना टाइम बिना हिलेडुले सहना क्या होता है, इसलिए उसकी वेदांत के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अगर वो खुद होता तो शायद इतना चुपचाप स्टैंड करके वापस ना आ पाता। लेकिन कभी कभी जिद करना अच्छा नहीं होता। थोड़ा कमजोरी दिखाने से उस लड़की के साथ रिश्ता और डीप हो सकता है जिसे तुम पसंद करते हो। प्रशांत और राकेश चले गए। आभा और वेदांत यूनिट 1 में घुसे। बिल्डिंग के गेट में घुसते ही वेदांत के पैर डगमगा गए। अगर आभा उसे सपोर्ट न करती तो वो सीधा सीढ़ियों पर गिर पड़ता। बिल्डिंग गार्ड ने वेदांत के ढेर सारे स्तंभ देखे और शॉक्ड रह गया। वो तुरंत मदद के लिए आगे आया। वेदांत लंबा और ट्रेनिंग की वजह से मस्कुलर था। पतला दिखता था लेकिन वजन में भारी था। आभा के लिए उसे अकेले सीढ़ियां चढ़ाना मुश्किल था, खासकर उसकी कमर की चोट के साथ। आभा नहीं चाहती थी कि वो खुद चले, तो उसने नीचे आए शख्स से एक लकड़ी का बोर्ड लाने को कहा और वेदांत को 20वीं मंजिल तक ले जाने को बोला। वेदांत, अगर उसे पता होता कि उसे इस तरह उठाकर ले जाया जाएगा तो वो दांत पीस कर भी चल लेता। वेदांत ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आभा बहुत वरिड थी, उसे लगा वो बेहोश हो गया। वेदांत, सो मत, हम बस घर पहुंचने वाले हैं, आभा ने कहा और किसी को 21वीं मंजिल पर डॉक्टर रमेश को बुलाने भेजा ताकि वो 20वीं मंजिल पर वेट करे। इतनी फाइट और चोट के बाद वेदांत सचमुच थक गया था और सोना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अभी सो नहीं सकता, इसलिए वो पूरे रास्ते जागता रहा। पहला, उसे डर था कि केबिन में बैठने से कमर का स्तंभ दब जाएगा। दूसरा, अगर वो बैठ जाता तो शायद उठ न पाता, और अगर कोई खतरा आता तो वो आभा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वेदांत नहीं चाहता था कि आभा टेंशन ले, तो उसने आंखें खोली और हल्का स्माइल दिया। टेंशन मत लो, मैं नहीं सोऊंगा। कुछ टाइम पहले प्रशांत और बाकियों ने कॉम्प्लेक्स के लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग दी थी। भले ही अब बाहर ग्रुप ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन सबको फिट रहने का इम्पोर्टेंस पता था। बाहर जाना मुश्किल था, फिर भी लोग घर पर ट्रेनिंग करते थे। तो वेदांत को उठाने वाले लोग बिना रुके तेजी से 20वीं मंजिल पर पहुंच गए। आभा ने 20वीं मंजिल का दरवाजा खोला और 2002 का पासवर्ड डालकर गेट खोला। उसने उन्हें वेदांत को अंदर ले जाने को कहा। ये पहली बार था जब 20वीं मंजिल बाहरी लोगों के लिए खुली थी। सबके मन में क्यूरियोसिटी थी। वेदांत को उठाने वाले दो लोगों ने न सिर्फ कॉरिडोर में रखी 3 भेड़े और 2 खरगोश देखे, बल्कि वेदांत के घर की झलक भी पाई। वो वैसा लग्जीरियस नहीं था जैसा लोग पहले कहते थे। अंदर घुसते ही फैक्ट्री जैसा वाइब था, हर जगह लोहे का फर्नीचर और ट्रेनिंग इक्विपमेंट। सब कुछ सलीके से रखा था, लेकिन वो रूमर्स जितना ग्रैंड नहीं था। रूमर्स और लालच सचमुच लोगों को गुमराह करते हैं। वेदांत को अंदर ले जाकर वो लोग चले गए और 20वीं मंजिल का दरवाजा भी बंद कर दिया। वेदांत सोफे पर लेटा और डॉक्टर रमेश ने उसकी शर्ट काटकर कमर का स्तंभ चेक किया। गनीमत है, गोली किसी जरूरी जगह नहीं लगी। मैं पहले गोली निकालता हूँ, रमेश ने कहा और अपना बेसिक मेडिकल किट खोला। वो अब कटारा कॉम्प्लेक्स का डेडिकेटेड डॉक्टर था। यहाँ कोई और डॉक्टर नहीं था। भले ही उसके पास प्रोफेशनल डॉक्टर जैसा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेडिकल स्टडी के दौरान उसने हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया था, तो वो टोटल नौसिखिया भी नहीं था। वो रुका और वेदांत आभा को देखकर बोला, मेरे पास एनेस्थेटिक नहीं है, मैं घर चेक करती हूँ। शायद मेरे पास हो, आभा ने कहा और उठने लगी। लेकिन वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और रमेश से बोला, एनेस्थेटिक की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल दो। बिना एनेस्थेटिक के गोली निकालना बहुत दर्द देता है, लेकिन जम जल्दी ठीक भी होता है।
वैसे भी उसकी बॉडी ऐसी थी कि एनेस्थेटिक का ज्यादा असर नहीं होता। उसे दर्द से डर नहीं था, वो बस चाहता था कि जख्म जल्दी ठीक हो। रमेश उसकी बात समझ गया, लेकिन फिर भी बोला, थोड़ा एनेस्थेटिक यूज करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनेस्थेटिक न होना अलग बात है, लेकिन अगर है तो थोड़ा यूज करना बेहतर है। इससे गोली निकालना भी आसान होगा। क्या पता दर्द से वो हिलने डुलने लगे और कोई गलती हो जाए। आभा भी रमेश से सहमत थी। उसने वेदांत का हाथ टाइटली पकड़ा और कहा, बस लोकल एनेस्थेटिक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आई। आभा मुड़ी और भागी। वेदांत ने आभा की पीठ को देखा, उसकी नजरें सॉफ्ट थीं। उसने अब जिद नहीं की। अगर एनेस्थेटिक से आभा की टेंशन कम हो सकती थी तो ठीक है। आभा घर पहुंची और डायमेंशन में घुसी। उसे याद था कि पिछली बार फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री से लाए दवाइयों में एनेस्थेटिक था। जल्दी ही उसे लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की बोतल मिल गई। आभा को पता था कि ये एनेस्थेटिक है, क्योंकि पिछले जन्म में संजना ने उसे ये बोतल दिखाकर समझाया था और फिर ले लिया था। उसने जिंदा रहते हुए उनका टॉर्चर सहा था। आभा कई शीशियां लेकर 2002 में वापस आई। रमेश ने वेदांत को एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया और गोली निकालने लगा। जब स्कैल्पल ने वेदांत की स्किन काटी, वेदांत का चेहरा तो नॉर्मल रहा, लेकिन आभा की भवें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में पिछले जन्म की वो सीन रिप्ले होने लगी, जब त्रिशा ने उसके हाथ पैरों को काटा था। उस वक्त भी उसने देखा था कि कैसे उसके हाथ पैरों की स्किन को धीरे धीरे काटा गया और फिर हड्डियां तोड़ी गईं। आभा रमेश के हाथ में स्कैल्पल को घूर रही थी, उसकी आंखें फोकस नहीं थी। करीब से देखो तो उसका शरीर हल्का कांप भी रहा था। वो डर रही थी कि वेदांत हिलेगा, इसलिए उसने उसके हाथ टाइटली पकड़े। वेदांत उसकी हर छोटी सी हरकत को फील कर रहा था। उसने आभा का हाथ वापस पकड़ा और कहा, दर्द नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। वेदांत के हाथों में भी पसीना था, लेकिन आभा को उसकी हथेलियां बहुत गर्म लगी। उसके दिमाग में धीरे धीरे प्रेजेंट लौटा और उसने वेदांत की आंखों में चिंता और केयर देखी। वो आभा थी, लेकिन वो उस पिछले जन्म की आभा नहीं थी, जो फैमिली और रिश्तों के चक्कर में बंधकर हमेशा समझौता करती थी और आखिर में भारी कीमत चुकाई थी। उसने पिछले जन्म का बदला ले लिया था और खुद को स्ट्रांग बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट, इस जन्म में उसे वेदांत मिला, एक ऐसा इंसान जो उसकी सेफ्टी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। उसने उसे अपनाना सीख लिया था और अब उसे क्लोजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस जन्म में अच्छी और कमाल की लाइफ जी रही थी। आभा ने अपने दिल में उमड़ते इमोशंस को दबाया और वेदांत से कुछ कहने ही वाली थी कि एक तेज आवाज आई। रमेश ने गोली को पास की टेबल पर फेंक दिया। गोली निकल गई, लेकिन गर्मी की वजह से स्थम में इन्फेक्शन या सूजन हो सकती है। चैप्टर 170। डॉक्टर रमेश ने अपने माथे का पसीना पोंछा। भले ही उनकी बातें थोड़ी सीरियस लग रही थी, लेकिन वो जरा भी टेंशन में नहीं थे। आभा के पास तो एनेस्थेटिक जैसी दवाइयां भी थी, जो आम लोग ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। बाकी दवाइयों का तो सवाल ही नहीं था। समझ गई, मैं उसकी कंडीशन पर फुल नजर रखूंगी। रमेश ने सिर हिलाया और अपना सामान समेटने लगे। अगर कुछ भी इश्यू हो, मुझे कॉल करना। जहम ठीक होने तक बेड से उठकर घूमना फिरना नहीं चाहिए। आभा ने थैंक्स बोला और एक ब्लैक बैग रमेश की तरफ बढ़ाया, जो वो अपने घर से अभी लाई थी। रमेश ने झट से हाथ हिलाकर मना किया। आभा, तुम बहुत अच्छी हो। हम सब तुम्हारी प्रोटेक्शन में जी रहे हैं। तुम्हारा बोझ शेयर करना हमारा काम है। तुम्हारा सामान कैसे ले सकते हैं? आभा ने बैग फिर से आगे किया। ये वो चीजें हैं जो मैं पहले हॉस्पिटल से लाई थी, तुम यूज कर सकते हो। जब आभा ने ऐसा बोल दिया तो रमेश के पास बैग लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बैग खोला तो अंदर ब्रांड न्यू स्कैल्पल्स का सेट था। एपोकैलिप्स से पहले भले ही वो डॉक्टर के तौर पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मेडिकल फील्ड में थे। अब भले पुरानी प्रोफेशन में वापसी नहीं हुई, लेकिन पुराने अफसोस को पूरा करने का मौका जरूर मिला। रमेश ने आभा को दिल से थैंक्स बोला और वेदांत के घर से निकल गए। रमेश को विदा करने के बाद आभा वेदांत के पास आई और बोली, आज रात तुम्हें सोफे पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कल जब जंग थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मैं तुम्हें रूम तक ले जाऊंगी। अब जिंजियांग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हर कोई आभा का शुक्रगुजार था और कोई गद्दारी का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी थी। अगर वो अपने और वेदांत के प्राइवेट स्पेस को छुपा सकती थी तो वो ऐसा ही चाहती थी। आज बस एक एक्सेप्शन था, इसलिए उसने वेदांत को उठाने वालों से उसे सोफे पर लिटाने को कहा था। उसने ये सोचा ही नहीं था कि गोली निकालने के बाद वेदांत टेम्पररी तौर पर मूव नहीं कर पाएगा। वेदांत की नजरें आभा को फॉलो कर रही थी। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार था। सोफे पर सोना मेरे लिए बेड जैसा ही है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। वेदांत के सोफे हाई एंड इम्पोर्टेड थे, आभा के बेड से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल। तो ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। आभा सोफे के सामने झुकी और वेदांत से बात करने लगी। वेदांत ने अंदर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश की ताकि आभा के लिए जगह बन सके, लेकिन आभा ने उसके कंधे को दबा दिया। हिलना मत,
तुम पहले ही इस हाल में हो, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों? आभा सचमुच पूछना चाहती थी कि वो अकेले शिवांश टेक्नोलॉजी क्यों गया था, लेकिन उसके शरीर पर ढेर सारे छोटे बड़े स्तंभ देखकर वो रुक गई। क्यों? असल में उसके दिल को जवाब पहले से पता था, लेकिन उस ज़ॉम्बी जायंट और फटे हुए फ्लोस के बारे में सोचते ही उसे डर और बेचैनी होने लगती थी। अगर आज वो वहां मर गया होता तो आभा इस जन्म में कभी चैन से न जी पाती। आभा का लहजा सख्त था, जैसे कोई पेरेंट अपने नौटी बच्चे को डांट रहा हो, लेकिन वेदांत को उसका ये अंदाज पसंद था। उसका गुस्सा करना ये दिखाता था कि उसे फिक्र है। पहले का वो ठंडा और डिस्टेंट एटीट्यूड असल में उनके बीच लाइन खींचने की निशानी था। वेदांत बोला, मैं नहीं हिलूंगा। सोफे के साइड में एक छोटा स्टूल है, उसे खींचो और बैठ जाओ। ऐसे झुकना थकाने वाला है। आभा ने साइड से स्टूल नहीं लिया और बोली, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खिचड़ी बनाती हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट करो। कहीं भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे बताना। वेदांत को अब सचमुच बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसकी साइड का दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था। अगर वो नहीं सोता तो आभा जरूर उसके साथ रुकेगी, और अगर वो नहीं खाता तो भी उसे तो खाना ही पड़ता। वेदांत ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। आभा उसके रूम में गई और एक पतली चादर लाकर उसके कमर तक ढक दी। फिर उसने वेदांत के माथे का टेम्परेचर चेक किया और किचन की तरफ बढ़ी। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। पहले जब भी वो वेदांत के घर आती थी सीधा सेकंड फ्लोर जाती थी। ज्यादा से ज्यादा वो वेदांत के बेडरूम में एक बार गई थी। किचन में तो सप्लाईज रखे थे, वो एक तरह से कॉन्फिडेंशियल जगह थी। उसे नहीं पता था कि ऐसे ही उसकी किचन में चीजें ढूंढना ठीक रहेगा या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वो वापस मुड़ी, चुपके से निकली और अपने घर से सामान लेने चली गई। उसके जाने के बाद वेदांत ने आंखें खोल लीं। जैसे ही वो रिकवर होगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा कि आभा को अपने घर का हर कोना अच्छे से दिखाएगा। बॉस बॉस, संजीव आया है, अंदर आपका वेट कर रहा है। नवीन जैसे ही लौटा, गेट की रखवाली करने वाले ने उसे अपडेट दिया। ठीक है, नवीन ने कहा और अंदर चला गया। वो एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में थे। भले ही वो थोड़ी पुरानी लगती थी, लेकिन एपोकैलिप्स से पहले ये वो जगह थी जहां लोग दांतों तले उंगली दबाकर घुसने की कोशिश करते थे। हाँ, ये पहले म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की ऑफिस बिल्डिंग थी। चौथी मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें 50 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। जब भी संजीव आता उसे यहीं बुलाया जाता था। नवीन ने जैसे ही दरवाजा खोलकर एंट्री मारी, 2 लड़कियां उसे ग्रीट करने आईं। कोई हैरानी नहीं कि जयदीप संजीव उसकी इतनी वैल्यू करता था। संजीव में कुछ तो दम था। कुछ ही महीनों में उसने अपनी खुद की गैंग बना ली, अपने लोग जमा लिए, और ये लड़कियां भी। भले ही ये एपोकैलिप्स से पहले वाली फ्रेश और क्यूट लड़कियों जैसी नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में ये भी काफी थी। हाय मिस्टर नवीन, मेरा नाम अर्चना है। मेरा नाम माला। नवीन ने दोनों लड़कियों को देखा जो उससे सट रही थी। उसकी नजर बाईं तरफ की रेणुका पर रुकी, जिसकी स्माइल थोड़ी जबरदस्ती लग रही थी। तुम्हारा नाम रेणुका है? रेणुका ने नवीन की तरफ एक नजर डाली, फिर झट से नजरें झुकाकर सिर हिलाया। हाँ। नवीन ने आंख को हल्का धक्का देकर साइड किया, रेणुका के कंधे पर हाथ रखा और संजीव के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रेणुका उसकी गोद में बैठी थी। इसे मैं रखूंगा, दूसरी को तुम वापस ले जाओ। संजीव हंसा। नवीन भाई, आज मूड ऑफ लग रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं मूड ऑफ हूँ? नवीन ने संजीव को ठंडी नजर से देखा, उसका लहजा ना गर्म था ना ठंडा। संजीव की नजर पास खड़ी अर्चना की तरफ गई। अर्चना के कंधे कांपे और वो अचानक धप्प से घुटनों के बल बैठ गई। वो हाथ पैरों के बल नवीन की तरफ रेंगने लगी। नवीन, क्या अर्चना ने कुछ गलत किया? मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। संजीव, ये क्या ड्रामा है? मुझे लड़कियों को हैंडल करना सिखा रहे हो? नवीन जयदीप से अलग था। बाहर से वो हंसता मुस्कुराता दिखता था, लेकिन उसकी चालाकी और तरीके जयदीप से कम नहीं थे। संजीव झट से खड़ा हुआ, डरा हुआ सा। नवीन भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भला आपको कुछ सिखाने की हिम्मत कैसे करूं? मुझे तो आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। बस डर था कि कहीं मैंने कुछ गलत किया तो आप नाराज न हो जाए। बस अब घुमा फिराकर बात मत करो। आज क्यों आए हो? डायरेक्ट बोलो। संजीव वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। नवीन भाई, आपको आभा याद है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था? नवीन की आंखों में एक चमक सी आई, उसने संजीव को देखा। याद है? क्या बात है? याद ही नहीं, वो तो आज आभा से मिल भी चुका था। आभा के पास खाना और हथियार हैं। कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जहां वो रहती है, वो किसी जन्नत से कम नहीं। हम भले किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले हम कहीं नहीं ठहरते। तो तुम उसका सामान लूटना चाहते हो? संजीव ने हंसते हुए सिर हिलाया। मेरे पास इतने लोग और ताकत नहीं कि वहां जाकर लूट सकूं। वो तो सीधे सुसाइड करने जैसा होगा। लूटना नहीं, उसके साथ कोलैब करना चाहता हूं।
चैप्टर 171। संजीव और नवीन की जान पहचान पुरानी थी। नवीन को पता था कि संजीव जयदीप का राइट हैंड मैन था। अपने करियर के लिए नवीन ने भी वही ट्रिक्स यूज की थी जो अब संजीव उस पर आजमा रहा था। टाइम के साथ वो संजीव से वाकिफ हो गया। जब संजीव ने अपनी टीम बनाई तो रिसोर्स सर्च के दौरान उनकी मुलाकात नवीन से हुई। उस वक्त संजीव ने नवीन को बताया था कि जयदीप को आभा ने ढेर कर दिया था और वो खुद भी आभा के जाल में फंसकर बाल बाल बचा था। आभा के साथ कोलैब की बात, ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे कोई लोमड़ी मुर्गी को सलाम करने जाए। संजीव शायद लोमड़ी हो लेकिन आभा कोई मुर्गी नहीं थी। वो तुम्हारे साथ कोलैब करेगी। तुमने जो पहले बताया उस हिसाब से आभा कोई आसानी से बेवकूफ बनने वाली लड़की नहीं है। अगर तुम्हें उसके साथ कोलैब करना है तो कुछ सॉलिड बार्गेनिंग चिप्स चाहिए होंगे। संजीव बोला, अगर मैं खुद उसके पास जाऊं तो शायद वो बिना कुछ बोले बंदूक तान दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, नवीन भाई, मेरी हेल्प करो। अगर आप सामने जाओगे तो वो आपको थोड़ा फेस तो देगी। नवीन ने हंसकर तंज कसा। ये उसे पॉन बनाना चाहता था, है ना? संजीव, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव किया है? पहले हो या अब, क्या मेरे माथे पर इडियट लिखा दिखता है? नवीन के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उसने रेणुका को, जो उसकी गोद में बैठी थी, धक्का देकर साइड कर दिया। रेणुका धप्प से जमीन पर गिरी, उसके हथेलियां छिल गईं और खून निकलने लगा, लेकिन उसने चू तक नहीं की। चाहे जयदीप के सामने हो या अब संजीव के अंदर, वो बस एक ऑब्जेक्ट थी जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसे जो बोला जाता वो चुपचाप करना पड़ता। जैसे अभी वो नवीन के लिए गिफ्ट थी। अगर नवीन उसे यहीं मार भी दे तो संजीव उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। नवीन का गुस्सा देखकर संजीव जरा भी घबराया नहीं। नवीन भाई, ऐसा बोलकर आप हमारी सालों की दोस्ती को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं, संजीव, भले ही कमीना हूं लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही आपको पॉन बनाऊंगा। आपकी यूनिट में पहले एक लीडर थे जिनका सरनेम शर्मा था, याद है? नवीन के चेहरे का गुस्सा पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन संजीव का ये रैंडम सवाल सुनकर वो कंफ्यूज भी हुआ। थोड़ा चिढ़कर बोला, हाँ तो? इसका आभा से क्या लेना देना? संजीव ने रेणुका की तरफ देखा। नवीन भाई को वही बात बताओ जो तुमने मुझे बताई थी। नवीन ने संजीव को देखा, फिर रेणुका को। वो ठंडे लहजे में बोला, संजीव, आखिर बात क्या है? मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का टाइम नहीं है। वो पहले ही इम्पेशेंट हो चुका था। रेणुका ने अपने हाथ के दर्द को इग्नोर किया, जमीन से उठी और नवीन से बोली, आभा की बायोलॉजिकल मॉम का सरनेम सहगल है, उनका नाम शालिनी सहगल है। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने के बाद आभा अपने डैड और सौतेली मॉम के साथ रही और उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। उसकी मॉम ने इसके लिए उसके डैड और सौतेली मॉम से झगड़ा भी किया था। मैंने सुना है कि उसकी मॉम की बीमारी का कनेक्शन भी उसकी सौतेली मॉम से था। मैं उसकी छोटी बहन की क्लासमेट थी। वो मुझे उनकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताती थी। नवीन के चेहरे का गुस्सा अब सोच में बदल गया। तो शालिनी सहगल आभा की मॉम थी। नवीन के चुप रहने पर संजीव ने उसे और मनाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि पानी कब उतरेगा और बाहर खाना ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ रही है और वो म्यूटेट भी कर रही हैं। हमें सरवाइव करने के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और आभा एकदम परफेक्ट चॉइस है। नवीन बोला, ये सच है कि मैं उसकी मॉम का कोवर्कर था, लेकिन वो मेरी लीडर थी। अगर कोई कनेक्शन था तो ये कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। बस इस बेसिस पर तुम्हें लगता है कि हम आभा को कोलैब के लिए कन्विंस कर लेंगे? आभा बेवकूफ नहीं है। कोलैब तो बस नाम है, असल में हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हें लगता है वो मान जाएगी? संजीव की नजर रेणुका पर पड़ी और वो बोला, रेणुका ने हमें रॉ मटेरियल दिया है। इसे कैसे प्रोसेस करके अट्रैक्टिव पीस बनाना है वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, नवीन भाई। इस काम में आप बेस्ट हो, है ना? आभा ने अपने घर पर खिचड़ी बनाई और कुछ हल्के साइड डिश तैयार किए, फिर वेदांत के घर ले आई। वो पहले से तैयार थी कि आज रात वेदांत के घर ही रुकेगी, तो उसने अपने घर से एक फोल्डिंग बेड भी ले लिया। वेदांत सोफे पर लेटा था और उसे कॉफी टेबल के दूसरी तरफ बेड सेट करते देख रहा था। वो बोला, बेडरूम में जाकर सो जाओ। कुछ हो तो मुझे कॉल करना। मैं बेड्स को लेकर थोड़ी पर्टिकुलर हूँ। आभा ने बेड सेट किया और अपने घर से लाई बेडिंग बिछा दी। बेड्स को लेकर पर्टिकुलर होना सच था और अच्छे से सोना भी। उसे पता था कि वेदांत नहीं चाहता कि वो तकलीफ उठाए, तो उसने अपनी पिकिनेस को जवाब के तौर पर यूज किया। फीलिंग्स म्यूचुअल होनी चाहिए। आभा वो टाइप की लड़की नहीं थी जो सिर्फ लड़के की डिवोशन चाहती हो। अगर कोई उसे 3 पार्ट्स की केयर देता तो वो 7 पार्ट्स लौटाती। वेदांत उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था और वो बस एक रात जाग रही थी। उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। बस इतना था कि वो लोगों से डिस्टेंस रखने की आदी थी और उनके बीच पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे अचानक सॉफ्ट और जेंटल बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो लिविंग रूम में रुकेगी ताकि वेदांत की निगरानी कर सके। वेदांत ने उसे अपने बेडरूम की अलमारी से एक और चादर लाकर फोल्डिंग बेड पर बिछाने को कहा।
असल में आभा को सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कोई नाजुक लड़की नहीं थी जो तकलीफ न सह सके, और वैसे भी ये तकलीफ गिनती ही नहीं थी। लेकिन वेदांत उसे बार बार देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अगर वो खुद नहीं लाएगी तो वो उठकर उसकी हेल्प करेगा। तो आभा वेदांत के बेडरूम में गई, उसकी अलमारी से एक चादर ली और फोल्डिंग बेड पर बिछा दी। दोनों कॉफी टेबल के दो तरफ लेटे थे। 10 सेकंड से ज्यादा साइलेंस रहा, फिर वेदांत बोला, आभा, किसी प्रेशर में मत रहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ वो मेरी अपनी मर्जी से है। मैं इसके बदले कुछ नहीं मांग रहा। तुम्हारी नजरों में मैं कोई बेरहम, कोल्ड ब्लडेड और सेल्फिश लड़की हूँ। आभा सवाल नहीं कर रही थी, बस एक फैक्ट स्टेट कर रही थी। तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? गद्दारी। कोई अजनबी मुझे चाकू मारे वो उतना गुस्सा नहीं दिलाता जितना कोई करीबी मुझसे कुछ छुपाए। वेदांत के पर्दे बहुत लाइट ब्लॉकिंग थे। रात तो छोड़ो, दिन में भी अगर पर्दे बंद हों तो रूम में अंधेरा छा जाता था। ये डार्क माहौल आभा को अपने दिल की बात कहने के लिए पुश कर रहा था। उसे और वेदांत को सचमुच एक खुलकर बात करने की जरूरत थी। उसने शुरुआत की तो आभा ने भी अपने थॉट्स शेयर किए। सॉरी, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। बस सिटी हॉस्पिटल की बात छुपाने की बात नहीं है, आभा बोली। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे मिलिट्री ने सीक्रेटली एक मर्सनरी ग्रुप में शामिल होने के लिए भेजा था जो विदेश में था। मिलिट्री ने मुझे इन्फो दी थी कि इस ग्रुप का मुंबई में एक सीक्रेट ऑपरेशन था, लेकिन डिटेल्स नहीं पता थी और मुझे खुद इन्वेस्टिगेट करना था। फिर बाद में भारी बर्फबारी का डिजास्टर हुआ। मेरा कनेक्शन मर्सनरी ग्रुप और मिलिट्री दोनों से टूट गया। वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा था और ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी। मिलिट्री का इतने टाइम तक कुछ न करना मुझे मिलिट्री और विदेशी मर्सनरी ग्रुप की इन्फो दोनों पर शक करने को मजबूर कर रहा था। तुम मिलिट्री पर बहुत भरोसा करते हो, है ना? आभा ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा कि वेदांत भी शायद उसे ही देख रहा था। चैप्टर 172 इंच। वेदांत तो शुरू से ही आभा की तरफ देख रहा था, उसे गौर से ऑब्जर्व करते हुए। मैं मिलिट्री पर भरोसा नहीं करता, मैं तो बस एक शख्स पर भरोसा करता हूँ। आभा ने नहीं पूछा कि वो शख्स कौन है। वेदांत ने पिछली बार बताया था कि अगर मिलिट्री में कोई प्रॉब्लम है तो वो इंटरनल मसला होगा। जो शख्स मिलिट्री के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो जरूर कोई बड़ा वाला होगा, लेकिन आभा को उसकी डिटेल्स जानने में जीरो इंटरेस्ट था। कम्युनिकेशन कट गया था और तुम्हारा बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट गया। फिर तुम्हें शिवांश बिल्डिंग के बारे में कैसे पता चला? आभा को सोनाक्षी से पता चला था कि शिवांश बिल्डिंग भी एक वायरस रिसर्च बेस थी। वेदांत को कैसे पता, और वो उनसे पहले वहां कैसे पहुंच गया? मेरे दादाजी ने मेरे लिए कुछ लोग छोड़े थे, उनकी हेल्प मिली। वेदांत को अपने रॉय फैमिली या अपने बायोलॉजिकल डैड से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अपने दादाजी के लिए उसकी फीलिंग्स रियल थी। मुंबई की सबसे रईस फैमिली होने के नाते रॉय फैमिली का नेटवर्क गजब का था, इतना कि इतनी सीक्रेट चीजें भी पता कर लेते थे। आभा को समझ नहीं आया कि रॉय फैमिली को पावरफुल कहें या वेदांत के दादाजी के छोड़े हुए लोगों को क्रेजी टैलेंटेड। विकास बड़ा घमंडी और लालची था। वो भारतीय लोगों को नीचा समझता था, लेकिन हमारे पैसों पर नजर रखता था। इसलिए उसने अपनी फॉरेन गेस्ट वाली हैसियत का यूज करके कई अमीर लोगों से कनेक्शन बनाए। अगर कोई और होता तो मैं इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच पाता और ना ही शिवांश बिल्डिंग का पता चलता। वो बंदा भी मर्सनरी ग्रुप का था। हाँ, उसे ऊपर वालों ने काफी वैल्यू दी थी। शायद उस पर नजर रखने का भी इरादा था। अफसोस कि विकास इतना ब्राइट नहीं था और शायद ऊपर वालों की असली मंशा को समझ ही नहीं पाया। मुंबई में इतने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाकर भेजा गया, यानी वो पक्का उनका भरोसेमंद था। वेदांत को जो मिशन दिया गया था वो इसके मुकाबले थोड़ा छोटा सा लग रहा था। कभी कभी असली इंपॉर्टेंस बाहर से नहीं, दिए गए टास्क को देखकर समझनी पड़ती है। बदकिस्मती से विकास इन बारीकियों को नहीं समझ पाया, ना ही ऊपर वालों के असली मकसद को, और वेदांत ने इसी का फायदा उठाया। इस इंसिडेंट से वेदांत को कंफर्म हो गया कि मर्सनरी ग्रुप का लीडर अब उस पर शक करने लगा है। चाहे सामने वाले का रवैया कैसा भी हो, वेदांत का अब ढोंग करने का इरादा नहीं था। उनका एक्सपेरिमेंटल बेस तबाह करना अब जरूरी था। वो विकास भाग गया। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आभा ने पूछा। मैंने टेस्ट किया, उसका भी ऊपर वालों से कनेक्शन टूट गया था, वरना वो ये नहीं सोचता कि मुझे उसकी निगरानी के लिए भेजा गया है। हमारे पास खास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। वो अकेला भागा है, और ये तो छोड़ो कि वो जिंदा बचेगा या नहीं, अगर बचा भी तो दोबारा कनेक्शन बनाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ओह, आभा ने बस एक शब्द में जवाब दिया और फिर चुप हो गई। आभा। वेदांत को लगा शायद वो सो गई, तो उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। वेदांत, मुझे भी तुम पसंद हो। मुझे पता है तुमने पहले सिटी हॉस्पिटल वाली बात मुझसे छुपाई थी, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रिस्क लूं। लेकिन तुम मेरी बॉटम लाइन जानते हो। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर साथ रहने का कोई मतलब नहीं। ये मत कहना कि ये मेरी भलाई के लिए था,
मैं कोई ग्रीन हाउस में उगा फूल नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा और हर बात, छोटी हो या बड़ी, तुमसे डिस्कस करूंगा। क्या तुम भी मुझसे एक वादा कर सकती हो? क्या? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अकेले बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। आभा, ठीक है, तो इस मामले में हम बराबर हो गए। वेदांत ने उससे चीजें छुपाई और अकेले फुजिवारा हायाबुसा से भिड़ने चला गया और आभा ने ट्रीटमेंट में देरी ना हो इसलिए अकेले ही विलेन को पकड़ने का प्लान बनाया था। अंधेरे में आभा को लगा कि वेदांत ने करवट बदली। वो फट से उठ बैठी। क्या हुआ? आभा ने टेबल पर रखा फ्लोर लैंप का रिमोट पकड़ा और उसे ऑन किया। उसने देखा कि वेदांत के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी थी। वो तुरंत बेड से उतरी और वेदांत के पास जाकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। आभा, मुझे वॉशरूम तक ले चल सकती हो? नहीं, तुम आज रात हिलडुल नहीं सकते। आभा ने फट से मना कर दिया। मनाने के बाद उसे खुद एक प्रॉब्लम सूझी। अगर वो उठकर वॉशरूम नहीं जा सकता तो अपनी पर्सनल जरूरतें कैसे पूरी करेगा? क्या मैं तुम्हारे लिए मिनरल वाटर की बोतल ढूंढ लूं? वेदांत, वो तो चाहता था कि उसका जम थोड़ा और खून बहले, लेकिन बोतल यूज करने से तो अच्छा था। लेकिन आभा को लग रहा था कि बोतल वाला आइडिया जबरदस्त है। उसने वेदांत को हिलने से मना किया और कहा कि थोड़ा सब्र करे, वो बोतल ढूंढ कर लाती है। मिसकैलकुलेशन। वेदांत को पहले थोड़ा मजा आ रहा था कि आभा उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गई। अब उसे बस अजीब सा फील हो रहा था। वेदांत की फिजिकल कंडीशन अच्छी थी और आभा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं लाई थी, उनकी वजह से उसे पूरी रात बुखार नहीं आया। डॉक्टर रमेश ने वेदांत के जख्म चेक किए और ड्रेसिंग बदली। जख्म अब हील होने लगा है। आज से तुम धीरे धीरे बेड से उठकर थोड़ा मूव कर सकते हो। कमर का जख्म ज्यादा सीरियस था। डॉक्टर रमेश ने खास तौर पर कमर की गोली के जख्म पर ध्यान दिया। भले ही बाकी जगह के खरोंच और जलन का भी इलाज किया गया था, लेकिन पीठ का जख्म अभी स्कैब नहीं बना था, क्योंकि उसे पीठ के बल सीधा लेटना पड़ता था और हिल नहीं सकता था, तो उसमें से अभी भी खून रिस रहा था। डॉक्टर रमेश ने कहा, आज से कोशिश करो कि साइड में लेटो, ताकि कमर और पीठ के जख्मों पर प्रेशर ना पड़े। जख्म की कंडीशन पर हर वक्त नजर रखो और अगर कोई अल्सरेशन या हिल ना होने की प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट बताओ। वैसे तो डॉक्टर रमेश के बिना कहीं भी वेदांत को ये सब पता था। ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी जख्मी नहीं हुआ था। बाकी छोटे मोटे जख्म तो बिना ध्यान दिए कुछ दिनों में ठीक हो जाते थे। लेकिन डॉक्टर रमेश ने कहा, लापरवाही मत करना। तुम्हारे शरीर के जख्म कोई आम खरोंच या जलन नहीं है। एक्सपेरिमेंटल बेस में एक रेत का कण भी वायरस से कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो ब्लास्ट से तबाह हुई चीजों की तो बात ही छोड़ो। जब डॉक्टर रमेश राकेश और अरविंद के जख्म चेक करने गए तो उन्होंने इस बार के खतरों के बारे में बात की। वो वेदांत की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ 2 लोगों की तारीफ की थी और वेदांत उनमें से एक था। ठीक है, समझ गया। थैंक्स अ। वेदांत ने एक साफ शर्ट उठाई और पहनने ही वाला था कि आभा ने एक कॉटन टी शर्ट निकालकर उसे दी। कॉटन वाले कपड़े सांस लेते हैं। अभी शर्ट मत पहनो, टी शर्ट टाइट नहीं होगी। आभा ने डॉक्टर रमेश की तरफ देखा। टी शर्ट से जख्म को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डॉक्टर रमेश, जो इस पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, ने जल्दी से कहा, नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदांत ने मुस्कुराकर आभा से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। जब आभा डॉक्टर रमेश को बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने उससे कहा, वैसे हमने पानी में वायरस को फिल्टर करने वाली दवा बना ली है। तुम कब से सब्जियां उगाने का प्लान कर रही हो? कमाल है। आभा की आंखें चमक उठीं। मैं उदय से पूछती हूँ कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। ठीक है। डॉक्टर रमेश ने जूते पहनते वक्त रुका और कुछ सेकंड सोचने के बाद आभा से कहा, वो सोनाक्षी बहुत शातिर औरत है। उसकी बातों को ध्यान से परखना और सावधान रहना, कहीं उसके जाल में ना फंस जाना। चैप्टर 173। आभा ने डॉक्टर रमेश की तरफ हल्का सा स्माइल पास किया। हाँ, समझ गई, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। चाहे कितनी भी चालाकी दिखाई हो, अब वो मर चुकी थी। आभा सोच में पड़ गई कि अगर डॉक्टर सुभाष को पता चले कि उनकी फेव स्टूडेंट, जिसे वो हमेशा इज्जत देते थे और दोबारा मिलने की उम्मीद रखते थे, असल में विदेशियों के लिए काम करती थी और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। पिछली बार जब आभा ने डॉक्टर सुभाष से सोनाक्षी के बारे में पूछा था तो भले ही उन्होंने सोनाक्षी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, लेकिन आभा को उनकी बातों में सोनाक्षी के लिए थोड़ी सी उम्मीद जरूर दिखी थी। सोनाक्षी ने मरने से पहले जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आभा को दिया था, उस बारे में सोचते हुए आभा ने फैसला किया कि उसे डॉक्टर सुभाष और बाकियों को दिखाना चाहिए। भले ही वो डेटा फेक हो, शायद उससे कुछ इंस्पिरेशन तो मिल ही सकता है। उदय को सुनकर बड़ा मजा आया कि डॉक्टर सुभाष और उनकी टीम ने पानी में वायरस को फिल्टर और प्यूरिफाई करने वाली दवा बना ली थी। उसने आभा को अपनी लेटेस्ट प्रोग्रेस दिखाने के लिए बुलाया। उदय भी बिल्डिंग 5 के यूनिट 2 में रहता था, लेकिन वो प्रशांत और बाकियों के बगल में नहीं था। वो टॉप फ्लोर पर अकेला रहता था। उसके बेडरूम को छोड़कर बाकी पूरा कमरा गमलों और कंटेनर से भरा था,
जिनमें पानी जमा हो रहा था। दवा लाई ना? अब शुरू कर सकते हैं। उदय की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी, मानो अभी ट्राई करने को बेताब हो। आभा ने सिर हिलाया। पहले एक्सपेरिमेंट तो कर लें, कंफर्म हो कि ये काम करती है, फिर प्रमोट करेंगे ना? उदय ने हाथ हिलाकर कहा, अरे उसकी जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया। अगर पानी प्योर करने वाली दवा ठीक है तो बाकी सब भी ठीक होगा। आभा ने उसकी तरफ देखा। उदय ने अपनी नाक छुई, आभा की नजरों से बचते हुए। क्या मैं भूल गया था बताना कि मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया था कि ये तरीका काम करता है? आभा बस उसे घूरती रही, कुछ बोली नहीं। ठीक है, मान लिया, मैंने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे भी तो चेक करना था कि तुम भरोसेमंद हो या नहीं। कुछ तो ट्रम्प कार्ड्स अपने पास रखने पड़ते हैं ना? आभा ने हल्का सा आंफ किया। तो ये तो पूरा शातिर लोमड़ी निकला। बाहर से देखो तो लगता था ढीला ढाला, बातें करता था उलट पुलट, लेकिन असल में बड़ा चालाक था। अचानक उदय सीरियस हो गया और आभा से बोला, मैंने गौर किया है, तुम कमाल के लीडर हो। मुझे यकीन है तुम हमें एक शानदार फ्यूचर की तरफ ले जाओगी। आभा ने उसे साइड आई दी। इसमें कितना सच है? उदय ने अपनी नाक फिर से छुई और बेशर्मी से बोला, पूरा 10 का 10। हालांकि उदय की बातें कभी कभी इरिटेटिंग होती थी, लेकिन वो दिल से ठीक इंसान था। प्रशांत और बाकियों का भी यही मानना था। इस दुनिया में जिसके पास अपनी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं, वो या तो बेवकूफ है या फिर कोई बड़ा गेम खेल रहा है। वैसे भी उदय की छोटी मोटी स्कीम्स अपने लिए नहीं थी, इसलिए आभा भले ही उदय से बातों में तीखी थी, लेकिन एक्शन में उसका साथ देती थी। उसने ये भी नहीं पूछा कि उदय ने पिछले एक्सपेरिमेंट्स के लिए पानी प्योर करने की दवा कहाँ से लाई थी। ये लो, थोड़ा सा लेकर पहले एक्सपेरिमेंट करो, अगर कामयाब रहा तो फिर बात करेंगे। उदय ने आभा के हाथ से दवा ली, उसे एक बेसिन में डाला और धीरे धीरे हिलाने लगा। आभा पास खड़ी सब देख रही थी, ना कुछ बोली ना कहीं गई। इस दवा को पानी में डालने के बाद कम से कम 3 घंटे लगते हैं असर दिखाने में। तुम 3 घंटे बाद आ जाओ ना? आभा ने उदय की तरफ देखा और बोली, क्या डर है मैं तुम्हारा टैलेंट चुरा लूंगी? उदय ने हल्का सा हंफ किया। मैं इतना छोटा सोचने वाला हूँ क्या? मुझे डर है कि तुम यहाँ बोर होकर मुझसे फिर लड़ाई शुरू कर दोगी। अगर तुम सचमुच सीखना चाहती हो तो मुझे तो खुशी होगी। आभा दरवाजे की तरफ बढ़ी और चलते चलते बोली, जब तुम सब्जियां उगा लोगे तब आऊंगी। बूढ़े से बहस करना मेरी शान के खिलाफ है, किसी बूढ़ा बोला। लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। यूनिट 2 से निकलते ही आभा की मुलाकात एक पेट्रोल टीम के मेंबर से हुई। आभा, गेट पर एक नवीन नाम का बंदा आया है, बोला कि वो आपकी मम्मी का दोस्त है और आपसे मिलना चाहता है। ये तो अजीब बात थी, मम्मी को गए तो इतने साल हो गए और अब उनका दोस्त मिलने आ रहा है। आभा पेट्रोल बोट पर चढ़ी और मेन गेट की तरफ बढ़ी। आभा ने ब्लैक कैजुअल आउटफिट पहना था, बाल हाई पोनीटेल में बंधे थे। नवीन को तुरंत ख्याल आया, कितनी कूल और स्मार्ट लग रही है। पिछली बार तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब जब उसे पता था कि आभा की मम्मी कौन थी, वो जितना देखता उतना उसे अपनी मम्मी की तरह लगती। जब आभा ने देखा कि सामने नवीन खड़ा है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तो नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें काफी ठंडी हो गईं। पिछली बार उसने आभा से बदतमीजी की थी और अब फिर से उसके सामने हिम्मत करके आ गया। क्या सचमुच उसे लगता है कि आभा इतनी आसान टारगेट है? नवीन जैसे ही कुछ बोलने वाला था, आभा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई और उसने सीधा नवीन के माथे पर तान दी। मरने आया है। नवीन भले ही 30 की उम्र पार कर चुका था, लेकिन उसने हर तरह के लोग देखे थे। आभा की बातें भले ही कूल और कैल्म थी, लेकिन वो दिल से रियल गेमर थी। वो डराने के लिए नहीं, सचमुच गोली मार सकती थी। नो नो नो, मैं सॉरी बोलने आया हूँ, पक्का वाला सॉरी, नवीन ने जल्दी से कहा और पीछे इशारा किया। उसके 2 साथी एक नाव लेकर आए जिसमें ढेर सारी मछलियां थी। पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम शालिनी की बेटी हो। अगर पहले पता होता तो मैं खुद तुम्हें एस्कॉर्ट करके वापस छोड़ता। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, उम्मीद है तुम मेरी पिछली बदतमीजी को माफ कर दोगी। आभा कुछ बोल पाती, इससे पहले पास खड़ा एक पेट्रोलमैन बोला, कौन नहीं जानता कि मुंबई का पूरा वाटर सिस्टम अब पिघली बर्फ की वजह से कंटेमिनेटेड है, वायरस से भरा है। तुम फिर भी मछली लाए, क्या इरादा है? पानी की मछली खाना तो दूर, जरा सा कंटेमिनेटेड पानी छू जाए तो लोग घंटों टेंशन में रहते थे। नवीन ने तुरंत कहा, ये मछलियां मैंने पहले स्टोर की थी, ताजा पकड़ी हुई नहीं है। विक्की, एक मछली काटो और सबके साथ शेयर करो। विक्की नवीन का राइट हैंड था। क्योंकि नवीन उस पर भरोसा करता था, वो कभी कभी नवीन की बातों या सिर्फ एक इशारे से काम कर लेता था। जैसे पिछली बार जानबूझकर आभा की नाव से टकराना और उनसे बदतमीजी करना। इस बार आभा का दिल जीतने के लिए नवीन उसे खास तौर पर लाया था और उससे मछली काटकर सबके साथ शेयर करने को कहा। वो ये भी देख रहा था कि आभा का विक्की के प्रति क्या रवैया है। विक्की को नवीन का इरादा समझ आ गया था, लेकिन अगर उसे नवीन का सबसे भरोसेमंद साथी बने रहना था
तो उसे वही करना था जो नवीन कह रहा था। विक्की ने आभा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, सिर झुकाकर नाव के पीछे से रैंडमली एक मछली उठाई और काटने की तैयारी करने लगा। वेट, आभा अचानक बोली। विक्की का दिल धक से रह गया। लगता था इस बार वो नहीं बचने वाला। विक्की ने धीरे धीरे सिर उठाया और आभा की आंखों से आंखें मिलाईं। लेकिन आभा की नजर उसके चेहरे पर ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने पेट्रोलमैन से कहा, पानी से एक मछली पकड़ो। जब से मीठी रिवर शहर के गंदे पानी से जुड़ा था, हर तरफ मछलियां तड़पती दिखती थीं। बाकी लोग शायद ना जानते हों, लेकिन कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोग पानी से मछली पकड़कर खाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे। केशव के परिवार की मिसाल अभी भी सबके दिमाग में ताजा थी। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। पेट्रोलमैन ने वाटरप्रूफ रेनकोट पहना था और नाव में हथियारों के साथ कुछ और टूल्स भी थे। एक जवान ने नाव के केबिन से एक मोटा लोहे का रॉड निकाला, थोड़ा ऑब्जर्व किया और फिर उसे पानी में घुसेड़ दिया। चैप्टर 174। एक मछली कम से कम 10 पाउंड की लोहे की रॉड पर चढ़ी हुई ऊपर आई। आभा, मछली पकड़ ली। आभा ने एक नजर डाली और बोली, ये तो तुमने छोटी सी चुन ली। अगर बाकी लोग खा लेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये तुम्हारे लिए है। जिसने मछली पकड़ी थी उसने उसे रॉड से निकाला और विनय की तरफ उछाल दिया। उछाल एकदम परफेक्ट थी। मछली ठीक विनय के पैरों के पास गिरी। मछली सचमुच बड़ी थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसके पंखों के नीचे गड्ढे थे और ढेर सारी छोटी छोटी गांठें। खाने की तो छोड़ो, उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मछली 100% पानी में फैले वायरस से इन्फेक्टेड थी। इसे खाने से भले ही तुरंत मौत न हो, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से कोई नहीं बच सकता। मछली उसके पैरों के पास थी, लेकिन विनय टस से मस नहीं हुआ। विनय, आभा तुझे मछली रिवॉर्ड में दे रही हैं। थैंक्स तो बोल। ये सुनते ही विनय ने नवीन की तरफ देखा। आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। नवीन ने कहा था कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगा, आभा को उसे तंग नहीं करने देगा। लेकिन अब वो आभा के साइड में खड़ा था, उसे ये म्यूटेटेड मछली खाने को बोल रहा था। पहले भी और अब भी विनय हमेशा नवीन के लिए लॉयल रहा था। वो अपने लीडर के दिमाग को अच्छे से पढ़ लेता था, इसीलिए नवीन उसे इतना वैल्यू देता था। लेकिन ये नॉर्मल टाइम नहीं था। जब बात अपने फायदे की आई तो नवीन ने उसे, अपने इस प्यादे को, बिना पलक झपकाए धोखा दे दिया। विनय की नजरें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अगर नवीन अपने फायदे के लिए उसे बेच सकता है तो वो क्यों न उसका गेम पलट दे। वो कोई गीली मिट्टी नहीं थी जो कोई चाहे मसल दे। बस जैसे ही विनय कुछ बोलने वाला था, नवीन ने आभा से कहा, आभा, पिछली बार की गलती मेरी थी। मैं जरा लूज टॉकर हूँ, सबसे मजाक करता रहता हूँ। मैं ये पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये मछली खा लूँ, ठीक है। ये सुनकर विनय ने नवीन को हैरानी से देखा। उसके गले में बात अटक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नवीन उसके लिए स्टैंड लेगा, वो भी ये मछली खुद खाने की बात करके। नवीन तेजी से मछली वाली नाव पर गया, विनय के हाथ से चाकू लिया और उस मछली को काट दिया जो आभा के लोगों ने अभी अभी उछाली थी। बाहर से मछली पहले ही नॉर्मल नहीं लग रही थी, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल फ्रेश दिख रही थी। नवीन ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे मुंह में डालने ही वाला था कि विनय ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। बॉस, ये प्रॉब्लम मैंने खुद क्रिएट की है। मैं आपको इसके लिए ब्लेम कैसे लेने दूं? उसने नवीन के चाकू की नोक पर टंगा मछली का टुकड़ा लिया और अपने मुंह की तरफ ले गया। तभी उसका हाथ सुन्न पड़ गया और उसके चेहरे पर कुछ छींटे पड़े। विनय ने हक्का बक्का होकर अपना चेहरा पोंछा। देखा तो मछली के छोटे छोटे टुकड़े थे, खून नहीं। तब जाकर उसका लटकता दिल थोड़ा शांत हुआ। आभा ने जो गोली चलाई थी उसने न सिर्फ विनय को डरा दिया बल्कि नवीन को भी शॉक्ड कर दिया। वो विनय के बहुत करीब था। मछली के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर भी छींटे थे। उसे नहीं लगा कि चेहरे पर खून लगा है। उसे आभा की मार्क्समैनशिप ने हैरान किया। उसने इतने छोटे से मछली के टुकड़े को एकदम सटीक तोड़ दिया, वो भी बिना विनय को चोट पहुंचाए। ये था स्किल का डेमो और एक चेतावनी भी। नवीन को अचानक थोड़ा डर लगा। अगर उसने पिछली बार आभा को अपनी नाव पर चढ़ने दिया होता तो क्या वो भेड़िए को घर में बुलाने जैसा नहीं होता? सबसे पहले तो वो ही मरता। लीडर को पकड़ो, बाकी अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तुम मेरी माँ का नाम लेकर मुझसे मिलने आए हो। बोलो, क्या चाहते हो? आभा ने उन्हें मछली खाने को नहीं कहा, न ही नवीन की सिंसेरिटी को एक्सेप्ट किया। इसके बजाय उसने पूछा कि वो उससे मिलने क्यों आया।
पिछली बार की बात इतनी आसानी से सेटल नहीं होने वाली थी। अरे, मैं सचमुच तुमसे माफी मांगने आया हूँ और पिछली बार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। नवीन ने आ भरी अपनी पुरानी बदतमीजी को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। आभा मन ही मन हंसी। वाकई ऑफिशियल लोग ऐसे ही होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पलटना और फेक सिंसेरिटी दिखाना। अब चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं और शहर इस वायरस कंटेमिनेटेड पानी से भरा है। हमारे सरवाइव करने की जगह दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स के तौर पर हमें इस नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि एक दूसरे को मारना। मैं आज तुमसे कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। मुंबई में शायद कई छोटे छोटे सर्वाइवर ग्रुप्स होंगे जो अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सावधान रहते हैं और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को लूट भी लेते हैं। आगे जाकर ज़ॉम्बीज और बढ़ेंगे तो कोऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता होगा। लेकिन नवीन के साथ कोऑपरेट करना आभा के लिए एक बड़ा सवाल था। जब आभा और नवीन बात कर रहे थे तभी प्रशांत और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। पिछली बार नवीन समझ गया था कि प्रशांत और उसके लोग कोई आम रेजिडेंट्स नहीं थे। बस चूंकि वो सब घायल और टूटे फूटे थे, इसलिए उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उन्हें प्रोवोक किया। गनीमत थी कि उसने आखिरी वक्त पर खुद को संभाल लिया, वरना बात बिगड़ जाती। डायरेक्टर नवीन, जिन्हें मुंबई इवनिंग न्यूज ने पीपल्स सर्वेंट का तमगा दिया था, अब लूटपाट करने लगे हैं। वाकई दुनिया कठोर है और लोग बदल जाते हैं, प्रशांत ने तंज कसा। प्रशांत की बात का नवीन पर कोई असर नहीं हुआ। हर कोई उनके जैसा नहीं था जो अपोकैलिप्स के बाद भी अपने प्रिंसिपल्स और मिशन को थामे रखे। अपोकैलिप्स के बाद कई लोग नैतिकता को पैरों तले कुचल चुके थे। पुराने प्रिंसिपल्स तो छोड़ो, कई लोग अपने पुराने टाइटल्स का यूज करके दूसरों को लूट रहे थे। नवीन ने प्रशांत को स्माइल दी। अपोकैलिप्स में सरवाइव करना आसान नहीं है। मैं सबको नहीं बचा सकता। मुझे चुनना पड़ता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं उन लोगों को अपने अंडर लेता हूँ जिनमें सरवाइव करने की होप है। भले ही इसे इंसानियत की भलाई न कहें, लेकिन कुछ जिंदगियां तो बचा ही रहा हूँ। आभा की तरह हम जो कर रहे हैं वो कोई बड़ा काम नहीं, बस अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। प्रशांत जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान नवीन जैसे चालबाज का मुकाबला कैसे कर सकता था, जो सालों तक ऑफिशियल गेम खेल चुका था। दो चार शब्दों में उसने अपनी लूटपाट को होपफुल सर्वाइवर्स को बचाने का नाम दे दिया और आभा को भी इसमें घसीट लिया। आभा को उसका ये बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। काले को सफेद करना, ये उसे प्रमोद की याद दिला गया। पहले प्रमोद भी सहगल फैमिली और उनके कनेक्शंस के दम पर एक छोटा मोटा लीडर बन गया था। ऊपर वालों के सामने एक चेहरा, नीचे वालों के सामने दूसरा। जैसे उसने आभा को एक चेहरा दिखाया और त्रिशा, संजना और उसकी बेटी को दूसरा। ऐसे लोग चालाक होते हैं और चाहे कितने भी काबिल हों, आभा उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी। चैप्टर 175। राकेश, तुम और आकाश उस मछलियों वाली नाव को इधर लाओ। आकाश वही लड़का था जो पहले जाल से मछलियां पकड़ रहा था। फ्री में मछलियां डायरेक्ट घर तक? भला कौन मना करेगा। दोनों ने मिलकर नाव खींच ली। राकेश को याद था कि पिछली बार विनय ने जानबूझकर उनकी नाव में टक्कर मारी थी और आभा से बदतमीजी की थी। उसने विनय को गुस्से में एक तीखी नजर मारी। वो सचमुच वैसा ही बदला लेना चाहता था। वो विनय जैसा नहीं था जो थोड़ी सी स्किल के दम पर धौंस जमाए। उसके पास 7 गुना स्किल थी, तो उसे पावर दिखाकर डराने की जरूरत ही नहीं थी। पिछली बार विनय इसलिए बच गया था क्योंकि वेदांत को गोली लगी थी और उन्हें जल्दी वापस जाकर उसका इलाज करना था। लेकिन इस बार ये लोग खुद झगड़ा लेने आए थे, तो अब राकेश को कुछ ब्याज वसूलने में कोई दिक्कत नहीं थी। राकेश ने अपनी नाव से मछलियों वाली नाव को टक्कर नहीं मारी। वो डायरेक्ट उस नाव पर कूद गया और अचानक से उसे जोर जोर से हिलाने लगा। नाव ऐसे डोलने लगी जैसे अम्यूजमेंट पार्क का पायरेट शिप राइड। विनय और एक दूसरा लड़का बैलेंस खोकर पानी में गिर पड़े। नवीन पहले ही आगे वाली नाव पर वापस जा चुका था, तो वो बच गया। दोनों को पानी में गिराने के बाद राकेश मछलियों वाली नाव लेकर वापस आ गया। विनय और वो दूसरा लड़का तैरना जानते थे तो डूबे नहीं, लेकिन अचानक पानी में गिरने से दोनों ने खूब सारा पानी गटक लिया। विनय किसी तरह तैरकर नवीन की नाव तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। वो फिर भी कूल रहा, भले ही उसने पानी गटक लिया था, लेकिन वो चिल्लाकर मदद नहीं मांग रहा था। लेकिन दूसरा लड़का इतना चिल नहीं था। वो भी विनय के साथ नवीन की नाव तक तैर गया। नाव पर चढ़ते ही उसने नवीन का पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे बचा लो, वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। नवीन ने उसे तसल्ली दी, अरे तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे। लेकिन वो लड़का कहाँ मानने वाला था। नहीं, मैं बन जाऊंगा।
गंदा पानी पीने से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। कार्तिक तो गलती से पानी में गिरा था और पानी पीने के बाद वो ज़ॉम्बी बन गया। मैं वैसा नहीं बनना चाहता। बॉस प्लीज मुझे बचा लो। मैंने आपके लिए अपने घर का सारा खाना लाया था, आपके साथ जुड़ा था, प्लीज। नवीन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो अपने मातहतों के साथ हमेशा नरम रहता था। उनके बोलने चालने पर सख्ती नहीं करता था, लेकिन बाहर वालों के सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत। इस लड़के को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। ऊपर से वो धमकी जैसा कुछ हिंट भी दे रहा था। अमर, नवीन ने अपनी स्माइलिंग टाइगर वाली वाइब बरकरार रखते हुए उसी टोन में कहा, ज़ॉम्बी बनना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ, तुम मेरे लिए खाना लाए थे, लेकिन क्या मैंने तुम्हें और तुम्हारे 2 भाई बहनों को सपोर्ट नहीं किया? नवीन का उसके भाई बहनों का जिक्र करना एक वार्निंग थी, लेकिन जिस लड़के ने अपने मम्मी पापा को छोड़कर घर का सारा खाना और अपनी 2 बहनों को लेकर नवीन के पास शरण ली थी, उसमें कितना फैमिली लव बचा होगा। उसने अपनी दोनों बहनों को नवीन को ऑफर किया था ताकि उसे नवीन की गैंग में जगह मिल सके। अब नवीन ने उसकी बहनों का जिक्र किया तो उसने इसे वार्निंग की जगह एक और मौका समझ लिया। बॉस, मेरी दोनों बहनें आपके साथ हैं, फिर तो हम रिश्तेदार जैसे हुए ना। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते बॉस। नवीन को सचमुच इस बेवकूफ लड़के को गोली मार देने का मन कर रहा था। उसके अपने मातहत ने उसे बाहर वालों के सामने कभी इतना अजीब सिचुएशन में नहीं डाला था, और अब ये लड़का उसे रिश्तेदार बता रहा था। नवीन पिछली बार आभा पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था। उस बार की बात को मजाक या गलतफहमी कहकर टाल दिया गया था, लेकिन अब आभा को पता चल गया था कि वो औरतों के साथ टाइम पास करता है। क्या वो अब उसके साथ कोऑपरेट करेगी? शायद वो पिछली बार की बात का हिसाब भी मांगे। एक नाव भर मछलियां तो यूं ही वेस्ट हो गईं। नवीन को सचमुच अमर को खत्म करने का मन कर रहा था। वो अभी अपने कपड़ों के नीचे से बंदूक निकालने ही वाला था कि आभा बोल पड़ी, नवीन, तुम तो खुद म्यूटेटेड मछलियां खाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल एंटीडोट है? अगर है तो ये थोड़ा सा गंदा पानी क्या बिगाड़ लेगा? एक डोज एंटीडोट से सब सेट हो जाएगा। नवीन ने तो खुद एंटीडोट लिया था, लेकिन वो ये कैसे कबूल कर सकता था? उसका एंटीडोट बड़ी मुश्किल से मिला था और अब सिर्फ कुछ डोज बचे थे जो उसने अपने लिए इमरजेंसी में रखे थे। इन लोगों को वो क्यों दे? नवीन ने मजबूरी वाला चेहरा बनाया। अरे, एंटीडोट कहाँ से? अगर मेरे पास होता तो मैं इतना डरकर पार्टनर ढूंढने की जल्दी में क्यों होता? तो तुम मुझसे एंटीडोट के लिए कोऑपरेट करना चाहते हो? आभा को अब कोई डर नहीं था कि लोग जान लें कि उसके पास एंटीडोट है। उसके पास लोग थे, हथियार थे। अगर किसी ने उससे छीनने की कोशिश भी की तो क्या वो कामयाब हो पाएगा? नवीन ने झट से मना किया, बिल्कुल नहीं। संजीव ने उसे पहले ही बता दिया था कि आभा के पास न सिर्फ सप्लाई है बल्कि एंटीडोट भी है, वरना वो क्यों एक नाव भर मछलियां देकर और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर आभा से माफी मांगने को तैयार होता? क्योंकि वो कुछ बड़ा चाहता था। दिल में ये था, लेकिन मुंह से वो ये नहीं कह सकता था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी मजबूर हूँ। मेरे भाई मेरे साथ जान जोखिम में डालते हैं, मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता, लेकिन मेरे पास जो है वो लिमिटेड है। मैंने उस म्यूटेटेड मछली को खाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मेरे पास कोई एंटीडोट या जादुई दवा नहीं है। मैं बस किस्मत आजमा रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि ऊपर वाला मुझ पर इतना सख्त न हो। अगर मैं सचमुच उस मछली को खाकर ज़ॉम्बी बन गया तो मैं अपनी किस्मत मान लूंगा, और अगर नहीं बना तो मतलब ऊपर वाला अभी मेरे साथ है। नवीन ने बड़े स्टाइल से स्पीच दी। आभा को ऐसे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को अपनी तरफ करने की कला की वो कायल थी। लेकिन उसके पास न तो टाइम था न ही इंटरेस्ट कि वो नवीन का ये ड्रामा और देखे। मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए। मैं कोई चैरिटी नहीं चला रही। तुम्हारी तारीफों भरी बातों पर मैं कोऑपरेट करने नहीं जाऊंगी। आरफ, पेट्रोल्स को बोलो कि अलर्ट रहें। आगे से कोई मेरे रिश्तेदार या फैमिली बनकर आए तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भगा दो। अगर ना माने तो फोर्स यूज करो। आभा ने बात खत्म की और वापस चली गई। उसके जाते ही राकेश मछलियों वाली नाव लेकर वापस आ गया। आकाश ने गेट बंद किया और पेट्रोल्स ने अपनी बंदूकें तान दी नवीन और उसके आदमियों पर। यहाँ तक कि नवीन, जो हमेशा कूल रहता था, अब अपनी फेक स्माइल नहीं रख पाया। तो उसने एक नाव भर मछलियां दी, मछलियां ले ली गईं और ऊपर से आभा ने अपने आदमियों को उस पर बंदूकें तानने का ऑर्डर दे दिया। ये तो खुली लूट थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी इसका जवाब नहीं दे सकता था। लड़ाई की तो बस अपने आदमियों को मौत के मुंह में भेजेगा। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए वो सिर्फ 8 लोग लाया था, जो दूसरी साइड की एक राउंड फायरिंग के लिए भी काफी नहीं थे। बॉस, विनय भी गुस्से में था, लेकिन वो अब कोई जल्दबाजी वाला सुझाव देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बॉस का पूरा फोकस आभा के साथ कोऑपरेट करने पर था। अगर उसने डायरेक्ट फाइट का सुझाव दिया और अगर बाद में दोनों के बीच कोई डील हो गई तो सबसे पहले वही बाहर फेंका जाएगा।
एक बार काटा गया, दूसरी बार डर लगता है। अभी जो हुआ उससे वो अभी भी डरा हुआ था, वो मरना नहीं चाहता था।